Okay. So मेरा आप लोगों के साथ पहला क्लास है and let me introduce myself. I am Nirjhat Chandra Rai. I will be taking your biology, especially the zoology section. I am MSc Biochemist and आपके सब्जेक्ट के लिए हमें चुना गया है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. पहला चीज़ कि आप लोगों को सबसे पहला चीज़ है कि क्लास में ऑन टाइम रहना होगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, राइट. तो 8 से अगर 9:30 आपके क्लासेस हैं तो इट शुड स्टार्ट राइट एट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, बी पेशेंट, है ना. क्लासरूम में क्लासरूम का जो डेकोरम है उसको फॉलो कीजिए. थर्डली, आपको जो भी डाउट हो देन एंड देयर पॉज मी एंड आस्क मी. जहाँ पे भी आपको डाउट हो वहीं पे देन एंड देयर उसको क्लियर कर लेना. नेक्स्ट, आपका जो गाइड बुक है, टेक्स्ट बुक है, दैट इज एनसीईआरटी फॉर वेरी श्योर. जितने भी साइड बुक्स आप यूज करते हैं, हेल्प करते हैं, वो सब अपनी जगह. एनसीईआरटी इज द प्राइम एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो भी आप देखते होंगे, जैसे आप लोग अगर नीट को टारगेट करते हैं, है ना, वी हैव टू क्वालिफाई नीट, या आप आगे, है ना, बायोलॉजी से या जोलॉजी से या बॉटनी से, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, बायो से कंसर्न, उसमें आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक इज द की. वही आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा. बोर्ड का एग्जाम देखिएगा, वो भी एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाता. हाँ, ये बात और है कि बोर्ड में 11th का पोर्शन नहीं रहता, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ऐसा अगर सोचे कि 11th का पोर्शन नहीं है, सीधे 12th का पोर्शन है, पर आप देखिएगा जब आप 12th का पढ़ाई कीजिएगा, 11th का सारा चीज उसमें कहीं ना कहीं आएगा, और उस समय आपको लगेगा कि मेरा फाउंडेशन नहीं है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा. तो ये चीज नहीं होना चाहिए. कोई भी बिल्डिंग बनता है तो बिना फाउंडेशन के वो बिल्डिंग तो बनता नहीं है, और फाउंडेशन है आपका 11th. इसलिए जिसका 11th अच्छा है उसका 12th अपने आप अच्छा हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम छोटा सा आपको हम देते हैं. जैसे मान लीजिए आपको 12th में इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजी लास्ट यूनिट है. उसमें आपको प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीनों का कंबाइंड इफेक्ट्स पढ़ना है. तो अगर आपका क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब क्लियर नहीं रहेगा, उसके प्रॉपर्टीज, उसके लाइफ साइकिल कैसे हैं, ये अगर क्लियर नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत होगी. ठीक है. जैसे आप 10th में पढ़े हैं, वो जहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है. न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब हो गया जो आपका फूड चेन एंड फूड वेव है. तो उस पर देखते होंगे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है. यहाँ भी उसे पढ़ना है, लेकिन डिकम्पोजर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या उसका काम है, ये जब आप मोनेरा जानेंगे तभी उसको यूज कर पाएंगे. नहीं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली याद करना होगा. और हमारा एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, उसके बियॉन्ड हम लोग याद नहीं कर पाते, बाउंस करने लगते. लेकिन समझा हुआ चीज एक बार सुन लेने या देख लेने के बाद वो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई विल कम डाउन टू माई ओन टॉपिक. आप लोग को पढ़ाने के लिए दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम चैप्टर में पाते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करके. ठीक है. थोड़ा सा आप लोग का इंट्रोडक्शन इसमें हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एफ्रेश स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो और नए टॉपिक के नए पोर्शन की तरफ आप एक साथ मर्ज हो सके. देखिए, सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बोल रहा है ना, सर्कुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर्कुलेशन होगा किस चीज का, ये एक्चुअली ए मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. अब ट्रांसपोर्ट करना है तो किस तरह के मटेरियल्स का, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट. ठीक है. और न्यूट्रिशन को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होगा वही होगा सर्कुलेशन. अब इसमें आप देखिएगा, हमारे बॉडी में स्पेशली ह्यूमन में सर्कुलेशन के लिए जो मटेरियल है वो हमारे पास है ब्लड एंड लिम्फ. ये सर्कुलेटरी मटेरियल है. ठीक है. और इस सर्कुलेटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास चैनल्स हैं, और उन चैनल्स में आते हैं 3 तरह के पार्ट्स. पहला है आपका आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा है लिम्फ वेसल्स. 3, आर्टरी, वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स. और कुछ कह रहे थे, आर्टरी, वेन एंड लिम्फ वेसल्स, यही 3 है. अच्छा, और एक चीज है, जैसे आर्टरी है तो आर्टरी आगे चल के बाइफरकेट करता है, बहुत फाइन चैनल्स में खुलते हैं. वेन्स हैं, वेन भी
फाइनली धीरे धीरे छोटे छोटे चैनल्स आगे चल के मीट करते हैं और बड़े वेन में, है ना, ओपन होते हैं। उसी तरह लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स भी पतले होते हैं, धीरे 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 वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और थिकर होते जाते हैं। इस तरीके से उनका एक अपना पैटर्न है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो है एक पंप, एंड दैट इज आवर हार्ट। सो हमारे सर्कुलेशन को, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सर्कुलेशन, इन बॉडी, और इस सर्कुलेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सर्कुलेटरी मटेरियल, दूसरा है हमारे पास सर्कुलेटरी पाथवे, और थर्ड है हमारे पास ये पंप। अब देखिए फर्दर अगर इसको हम लोग क्लासिफाई करें तो आप पाइएगा सर्कुलेटरी मटेरियल हमारे बॉडी में है ब्लड एंड लिम्फ। अगर सर्कुलेटरी पाथ में कहें तो फिर इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन, और तीसरा है लिम्फ वेसल्स। और अगर पंप की बात करें तो ये है हार्ट। ठीक है, ये है इन ह्यूमन बॉडी। अब एक चीज देखिए, हम लोग को जो स्टडी करना है ये सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी मटेरियल एंड सर्कुलेटरी पाथवेज, इसके थोड़े से हम लोग को कंपैरिजन भी करना है। जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे एनिमल्स में ये पाथवे कैसे काम करता है, तो वहां से हम लोग थोड़ा इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरे एनिमल्स है देखने के लिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसे हम लोग शुरू करते हैं कहां से, एनिमल किंगडम में पहला हमारा फाइलम होता है पॉरीफेरा। ये आप लोग 9th में जो बायोडाइवर्सिटी पढ़े होंगे उसमें आपको मिला होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो उसका भी हम लोग को थोड़ा यहाँ जरूरत पड़ेगा। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम एनिमेलिया को हम लोग कितने फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो ऑल टुगेदर 11 फाइलम आते हैं, है ना। पहला है हमारा पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा। दोनों में आप देखेंगे मोर और लेस जो सर्कुलेशन का मेथड है सिमिलर है। उसमें जो सर्कुलेशन का मेथड है वो है वाटर सर्कुलेशन। मोनेरा एंड पॉरीफेरा में, आई मीन पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा में, नॉट मोनेरा, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा में जो सर्कुलेटरी मटेरियल है वो है वाटर, और वाटर में ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो गैसेस हैं वही ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे एंटायर बॉडी में। उसके बाद अगर आप आते हैं सिलेंट्रेटा के बाद थोड़ा सा और डेवलप देखते हैं तो आप आते हैं सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा भी उसी ग्रुप, उसी कैटेगरी में आ जाता है। उसमें भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें मिलता है। उसके बाद आप आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस में सर्कुलेशन के लिए जो वो मेथड यूज करता है वो बॉडी फ्लूइड को ही, ओपन चैनल है बॉडी के अंदर, और वही फ्लूइड सर्कुलेट करता है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद आप निमेथेल्मिन्थस में आएंगे। उसमें भी कोई डिफाइंड चैनल नहीं है, उसमें भी ऑलमोस्ट ओपन सिस्टम ही चलता है ना। कोई डेफिनेट उसमें पाइप्स एंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है। एंटायर बॉडी में जो उसका बॉडी लिम्फ है, बॉडी फ्लूइड है, वही बॉडी फ्लूइड पूरे एंटायर बॉडी में सर्कुलेट करता है, और बॉडी के सराउंडिंग में, यानी उसके बॉडी वॉल पे जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, वही उसको पंप करते हैं एंटायर बॉडी। इसके बाद आप आएंगे एनेलिड्स में। एनेलिड पहला ऑर्गेनिज्म है, पहला एनिमल फाइलम है जो कि शो करता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और
एनेलिडा का सर्कुलेटरी आप देखेंगे, जो आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, उसमें देखिएगा अर्थवर्म रखा गया है स्पेशली। उसके पीछे रीजन है, ये पहला एनिमल है जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो कर रहा है। और बहुत हद तक जब क्लोजली आप ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि देयर इज ए लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म एंड द ह्यूमन। सबसे पहली बात, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन में भी वही है, उसमें भी पंप है एज हार्ट, इसमें भी पंप है एज हार्ट। ये बात और है कि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एडवांस एनिमल नहीं है, इसलिए उसमें मल्टीपल हार्ट्स है, राइट, ट्यूबुलर हार्ट होता है उसमें अलग अलग जगह पे। ह्यूमन में एक जगह स्पेसिफाइड एरिया में हार्ट प्रेजेंट रहता है, हमारे थोरैसिक चेंबर में। और सर्कुलेशन करने के बाद, है ना, वो जो देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पॉजिटिव चीज है क्या कि इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। किस एरिया में ज्यादा ब्लड भेजना है वो कंट्रोल किया जा सकता है, किस एरिया में अभी कम ब्लड भेजना है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक इसके साथ डिसएडवांटेज है कि ये हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को टच नहीं कर सकता, है ना, ये हर एक टिश्यू तक नहीं पहुंचता। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक बाईपास रखना होता है जो कि टिश्यू तक पहुंच सके। इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मालिक है ना, एक डायरेक्टर है, या उसको कह सकते हैं उसका सीईओ है ना, वही ऑल इन ऑल है। और वो सीईओ हर पॉइंट को चेकआउट नहीं कर सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए वो क्या करता है, अपने, है ना, सबऑर्डिनेट्स रखते हैं, अपने अंडर के कुछ मैनेजर्स रखते हैं। वो मैनेजर पर्टिकुलर फंक्शन को देखता है। ठीक उसी तरीके से ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें मेजर सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, लेकिन उसका चूंकि हर टिश्यू, हर सेल तक अप्रोच नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, लिम्फ का सहारा लेता है। और लिम्फ क्या करता है, इस ब्लड में से बहुत सारे मटेरियल्स को ड्रेन आउट करता है और वो जाके वहां तक पहुंचाता है जहां तक ब्लड का अप्रोच नहीं था। ठीक है, अब वहां पे जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिया, गैसेस यानी ऑक्सीजन पहुंचा दिया, अब वहां पे वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा होगा। ऑक्सीजन देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगा, अगर न्यूट्रिएंट देगा तो वेस्ट भी जनरेट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो कैसे वापस आएगा? इट इज द लिम्फ दैट हैज दिस ड्यूटी टू टेक अप दोज वेस्ट मटेरियल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे बॉडी में यूरिया स्पेशली, ये लिम्फ टेकअप करता है और लिम्फ लेकर आता है, ड्रेन करता है फाइनली बड़े से ब्लड वेसल में, जिसे हम लोग कहते हैं वेना कावा। उस वेना कावा के पास आके लगभग बॉडी के सारे लिम्फ वेसल्स मीट करते हैं और फिर, है ना, वो वेस्ट हमारे ब्लड में आ जाता है। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको किडनी के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो इन नटशेल ये है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे, फ्रेमवर्क और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखिए वन बाय वन चलते हैं। हम लोग अगर देखें सर्कुलेटरी मटेरियल को, यह है हमारा ब्लड एंड लिम्फ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ब्लड, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ब्लड का फ्लूइडी पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा ब्लड का पार्ट है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इनमें होते हैं, एक्चुअली ये है सेल्स, और फिर इन्हें हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, या इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक स्पेशलिटी यहां पे, दीज आर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के ही सेल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि बॉडी सेल्स डिवाइड करते हैं, क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। डेफिनेट है नहीं करते हैं।
ये डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर जाते हैं। फिर ये बनते कहां पर है? बोन मैरो। बोन मैरो कैसे इनको बनाता है? बोन मैरो कहां पे होगा? क्या हमारे जबड़े की हड्डी में बोन मैरो होगा? क्या हमारे दांत की हड्डी में बोन मैरो होगा? तो इनके भी डेफिनेट एरियाज हैं। देखिए हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हाथ के, जैसे पैर के, इनमें सॉफ्ट पल्पी मटेरियल होता है, वो है बोन मैरो। फिर बोन मैरो में भी दो पार्ट है, एक व्हाइट है एक रेड है। तो रेड बोन मैरो वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली इनको बनाते हैं। और बोन मैरो में एक प्रकार के सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स, बोन मैरो स्टेम सेल्स। उनका कैपेसिटी है कि वो लगातार डिवाइड करते रहते। ठीक है, आप इसको अगर प्लांट टिश्यू से थोड़ा कंपेयर करेंगे तो देखिए थोड़ा डाइवर्सिफाई होकर पढ़ने से क्या होता है, सिमिलैरिटी हम पिक आउट कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू में क्या होता है देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपना फंक्शन रखा हुआ है कि वो लगातार डिवाइड करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अब परमानेंट टिश्यू का काम है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करेगा। पर आप जानते हैं परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते, केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पीछे छूट जाते हैं, आगे वाले तो लगातार डिवाइड करेंगे, पीछे में जो रह जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, उनको डिवाइड करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नए सेल को रखेगा कहां? वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसलिए एक वेटिंग पीरियड के बाद अब उसे जब डिवाइड करने का मौका नहीं मिलता, देन दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू के सेल्स। ठीक है, और वो फिर डेडिकेटेड हो जाते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जैसे कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई स्टोरेज कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, कोई कैम्बियम बनाना है, मतलब उसके साइड वॉल को एनहांस कर रहा है, एटसेट्रा। उसी तरह से हमारे स्टेम सेल्स बोन मैरो में जो पाए जाते हैं, उनका एक काम होगा, पहले डिवाइड करते रहो। ठीक है, तो स्टेम सेल्स डिवाइड करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। फिर वो बाइफर्केट करता है कि कौन आरबीसी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा, प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है, फिर वो डिवाइड करते हैं। अब आरबीसी बनाने वाला स्टेम सेल मेन स्टेम सेल से निकल कर आए और फिर वो अपने आप को लगातार आरबीसी में कन्वर्ट करते रहे। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी के जो लीनियज हैं, डब्ल्यूबीसी के सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं और फिर बाइफर्केट करते हैं। 5 टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, है ना, जिनको बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 9th में हम लोग को पढ़ना था, टिश्यूज था ना, तो बहुत सारी चीजें वहां से हम लोग को लेनी होंगी। एनीवे, तो आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, और इसी तरह से एक प्रकार का सेल होता है, उसी में बनता है स्टेम सेल से, उनको मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट, 3 पार्ट को मिलाकर एक नाम बनाया गया। मेगा मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस यानी, और साइट मतलब साइट सेल। तो ये एक ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, नाम पड़ गया मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट फ्रैगमेंट होता है, टुकड़ों में टूटता है, और टूटने के बाद इरेगुलर शेप के बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करता है, वही है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ये नहीं हम लोग प्लेटलेट करते। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 पार्ट आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लाज्मा फर्स्ट। ठीक है, ये आपको लिखना है, नहीं मिटा दे। अब ये जो प्लाज्मा है, ये कुछ ज्यादा ही सीआईपी लिया है। प्लाज्मा जो है ये है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, और स्पेशल पार्ट क्या है, 80% अप्रॉक्स
इज वाटर वेरी करता है। हम लोग 80 इसीलिए अप्रोक्स लिखा, 80 to 90 कर दीजिए, ज्यादा बेटर है ना। 80 to 90% इसका वाटर रहता है और रेस्ट में रहता है दो कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, आप देखिएगा जब हम लोग सेल पढ़ते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं, उसमें भी, या प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं, उसमें भी अगर आप उसका कंपोजिशन देखेंगे, उसमें भी ऐसे ही कंपोजिशन रहता है। उसमें 80 to 90% वाटर है ना, या 70 वेरी करता है, किसी सेल में ज्यादा होगा, किसी सेल में कम होगा। तो मोर और लेस हम लोग एक बड़ा रेंज लेते हैं, 70 to 90% वाटर, और बाकी जो रहता है, जो रेस्ट पार्ट रहता है, जो उसमें सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रहता है। तो ब्लड में भी जो प्लाज्मा है वो भी इसी पार्ट को, इसी चीज को रेप्लिकेट करता है। आप रीजन समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी भी सेल में, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल में अगर न्यूट्रिशन पहुंचाना है, मटेरियल पहुंचाना है, तो वो चीज उस सेल के कहां, किस हिस्से में जाएगा, साइटोप्लाज्म, या बेटर वे में कहिए प्रोटोप्लाज्म में जाएगा। कुछ न्यूक्लियस में ट्रांसफर होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और कुछ उसके साइटोप्लाज्म में रहेंगे। तो अगर ब्लड उन्हीं चीजों को नहीं कैरी करेगा जो सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, फिर ब्लड का औचित्य क्या रहेगा, ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। इसीलिए जो ह्यूमन के सेल में जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, वही सारे मटेरियल्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। राइट नाउ वाटर का तो कोई और फर्दर हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इज वाटर। इनऑर्गेनिक में फिर दो तरह के पार्ट्स रहते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स रहते हैं, और ये रहते हैं आयनिक फॉर्म में, इन द आयोनिक फॉर्म। ये होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में बहुत सारे आपको इसमें मिलेंगे, है ना। द नंबर ऑफ आयंस फाउंड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आर इन मेनी, राइट। लाइक जैसे सिंगल चार्ज्ड या +1 चार्ज वाले सोडियम, पोटेशियम, H+ आयन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। देन बाइवेलेंट आयंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। 3+ वाले में आपको आयरन मिलेंगे। तो आप देखेंगे, बात नहीं, तो आप देखेंगे इसमें टाइप्स बहुत हैं, लेकिन इनके नंबर्स लिमिटेड है। लेकिन वही अगर आप नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस देखेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में टाइप्स लिमिटेड है, नंबर अधिक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें सिंगल चार्ज नेगेटिवली आयंस में क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयंस मिलेंगे। ये सभी सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले। सेकेंडली आपको मिलेंगे सल्फेट और 3 नेगेटिव चार्ज वाले फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक में ये पार्ट्स आपको मोस्टली मिलेंगे, जो कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म में कंस्टिट्यूट करते हैं इसका हिस्सा। और इसका ऑर्गेनिक पार्ट अगर आप देखेंगे, तो ऑर्गेनिक पार्ट आपको मोस्टली 4 फॉर्म्स में मिलेंगे, शुगर या कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको मिलेगा प्रोटीन्स, तीसरे आपको मिलेंगे लिपिड्स एंड और फैट्स, और फोर्थ में आपको मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है।
ये क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोलिए। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, आप सुने हैं मिनरल के टैबलेट खाए जाते हैं, है ना? तो ये मिनरल्स एक्चुअली क्या है? यही तो है, यही मिनरल आयंस हैं। पर मिनरल हमेशा हमें आयंस के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। हमारे जो नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स, हमारे जो मसल्स हैं, है ना, तो न्यूरॉन्स को फंक्शन करने के लिए, आगे देखेंगे जो लास्ट चैप्टर है आपका, नहीं सेकंड लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइफ, उसमें आप देखेंगे जो न्यूरॉन्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड या उनके क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को कैरी करने का तरीका, उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन ही मेनली फंक्शन करता है, और अंत में कैल्शियम आयन, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन के वजह से हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं। कई बार देखिएगा जब हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले काफी गर्मी थी, काफी पसीना आ रहा था, है ना, तो स्वेटिंग के बाद हम लोग कैसा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। उसका रीजन मेनली है क्या कि हमारे बॉडी में आयनिक बैलेंस बिगड़ गया। स्वेटिंग के जरिए हम एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। सॉल्ट पे मेनली क्या जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, तो यहां से सोडियम, यहां से क्लोराइड आयन निकल गया और यहां से सोडियम आयन निकल गया। पर आप एक चीज देखिए, इतने तरह के पॉजिटिव चार्जेस हैं और इतने ही सिर्फ नेगेटिव चार्जेस के टाइप्स हैं, और उसमें से एक टाइप जो क्लोराइड आयन है, जो काफी भारी मात्रा में हमारी बॉडी में रहता है, वो अगर कम होने लगे तो फिर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बैलेंस करने के लिए मटेरियल कम पड़ने लगेगा। ठीक है, तो ब्लड में, समझ ही रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा राइज करने लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमारे ब्लड में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को बढ़ाना पड़ता है, और अगर वो नहीं बढ़ा तो फिर ब्लड पॉजिटिवली चार्ज की ओर चलने लगेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। इसीलिए जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें पेशेंट को केयर करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सुने होंगे हीट स्ट्रोक से कितने लोगों की जान चली गई। दीज आर द रीजंस। बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, न्यूरॉन्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, मसल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मसल को इंडक्शन जो देगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, दैट इज द न्यूरॉन, और वो काम करते हैं पोटेशियम एंड सोडियम आयन के कोऑर्डिनेशन की वजह से। और अगर उसमें से एक आयन निकलता चला जाए, बताइए तो वो काम कैसे करेगा? सो उनके सोर्सेस क्या है, उन तक पहुंचेगा कैसे ये? जैसे आपको अभी बताया कि हर क्या कहते हैं, सेल का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, किसी में पोटेशियम ज्यादा रखना है, किसी में सोडियम ज्यादा रखना है, एटसेट्रा। पर उस तक पहुंचेगा कैसे? इट इज द ब्लड दैट विल ट्रांसपोर्ट दोज मटेरियल्स टू देम, and this is the reason why plasma is the one which is carrying all those to their required fulfillment. ठीक है, तो इसीलिए ये इनऑर्गेनिक आयंस हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिनरल्स हैं वो मिनरल एक्चुअली आयंस के फॉर्म में हमारे बॉडी में। गुड क्वेश्चन। ये ब्लड का ये पोर्शन हटा दें, ये हो चुका, ये तो सभी जानते ही हैं, तो कोई खास बात है नहीं। इनऑर्गेनिक पार्ट इज डन। राइट, आगे बढ़े।
अब देखिए हम ऑर्गेनिक पार्ट में आते हैं। सबसे पहले किसको हीट करना चाहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, या बेटर होगा शुगर। देखिए ब्लड में जो शुगर पाया जाता है मोस्टली इट इज ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जब ज्यादा होता है, मतलब रिक्वायर्ड जितना है उससे जैसे ही बढ़ने लगेगा, अगर हमारा फिजियोलॉजी नॉर्मल है, सारे एक्टिविटीज नॉर्मल चल रहे हैं, आई एम नॉट डायबिटिक, तो फिर उसका रीजन, उसका क्या कहते हैं, फेट क्या होगा, आगे उसका भविष्य क्या होगा? इट विल बी टेकन अप बाय द लिवर एंड इट विल बी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में। अब एक बात बता सकते हैं, ग्लाइकोजन हमारे लीवर में तो स्टोर होता है, ये सभी जानते होंगे, इसके अलावा और कहां स्टोर होता है? तो देखिए हमारे किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए, जिसको वो ब्रेक करके एनर्जी लेगा, वो है ग्लूकोज। कितने भी तरह के हमारे बॉडी में फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दिस एंड दैट है, बहुत तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं, लेकिन सेल जब एनर्जी के लिए पहले किसी चीज की ओर देखेगा, दैट विल बी ग्लूकोज। तो आपको ऐसे सोचना होगा कि हमारे किस ऑर्गन को या किस प्रकार के टिश्यू को सबसे ज्यादा वर्क करने का जरूरत पड़ता है? मसल एंड ब्रेन। इसके अलावा और भी कोई है? आईज। तो लिमिटेड क्वांटिटी में आईज में, हमारे स्केलेटल मसल्स में, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत है ना अदर टिश्यूज में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, लेकिन मेजर स्टोरेज साइट हमारा लिवर होता है। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हिस्सा आप देखेंगे कि जैसे ही वो ब्लड वेसल्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर आते हैं, वो पहला काम करते हैं वो लिवर की ओर डिलीवर करते हैं अपने ब्लड को। रीजन क्या है? जितने भी मटेरियल उसने एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसका स्टोरेज कहां होना चाहिए, उसको पहुंचाना कहां है? लिवर में। इसलिए उनको वो डायरेक्ट करता है लिवर की ओर, और उसके बाद वो दूसरे किसी और ऑर्गन की तरफ जाता है, यानी हार्ट की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद निकल के किडनी की ओर जाएगा। इन्हें पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है? ऐसे क्या होना चाहिए? एक तरफ से ब्लड आया, फ्रेश ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर उसको रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब तो हमारे काम का नहीं रहा, तो उसे लौटना चाहिए फिर हार्ट में, ताकि उसको पंप करके वो लंग्स की ओर भेज सके। लेकिन यहां पे इससे पहले कि वो हार्ट में जाए, वो हमारे लिवर की ओर आता है, वही वेन। लेकिन बाय रूल क्या होना चाहिए, बाय लॉ क्या होना चाहिए? उसे हार्ट में वापस जाना चाहिए, ताकि उसको पंप करके लंग्स की ओर भेज सके। ये तो आप लोग 10th में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे लाइफ प्रोसेसेस में, है ना? तो वही बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिवर का, कि वो एक्चुअली इन्हें स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा क्या? ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ब्लड। सो मोस्टली हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है दैट इज ग्लूकोज, पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, पर उनके परसेंटेज कम होता है। सेकेंडली प्रोटीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो सीरियस पेशेंट्स के लिए डॉक्टर हमेशा लिखते हैं, वो है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, और एक और होता है उसके लिवर का फंक्शन टेस्ट, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो प्रोटीन का एस्टिमेशन जरूर करता है। Why so? Proteins are very much important for the human body. ये ना केवल हमारे बॉडी को फॉर्म करने में मदद करता है, मसल्स बनाता है, बल्कि बहुत सारे एंजाइम्स, ये बहुत सारे क्या, सभी एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में। ऑल दोज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा उसमें आपको मिलेगा रेस्पिरेशन, है ना? रेस्पिरेशन को जो सेलुलर लेवल पे पढ़ाया है वो प्लांट्स में पढ़ाया है, और वही पैटर्न हमारे ह्यूमन के सेल्स में भी फॉलो होता है। पर वहां जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि उसमें पहला स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज।
हम क्यों ग्लूकोज को बार बार यहां ला रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी सेल, चाहे हमारा ब्रेन हो, मसल हो, कोई भी हो, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह अगर किसी को यूज करता है तो ग्लूकोज को। अब क्यों ग्लूकोज यहां आया? क्योंकि आपको प्रोटीन डिस्कस करके बता रहे थे, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जो पाथवे चलता है वो है ग्लाइकोलिसिस। आपको पता है इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस एंड एवरी स्टेप हैज वन डेफिनेट एंजाइम। ऑल दोज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो सोचिए, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो एंजाइम्स कम बनेंगे। अगर एंजाइम्स कम बनेंगे तो आपको लगता है ग्लाइकोलिसिस करने लायक हम रहेंगे? उस पर भी तो असर पड़ेगा। और दिस इज द फोरमोस्ट, ये पहला स्टेप है एनर्जी प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम ब्लड प्रोटीन को मेनली बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एल्ब्यूमिन और दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में फिर कई पार्ट्स आते हैं। इसी में एक बनाता है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, और दूसरा हम लोग कंबाइनली रख देते हैं अदर ग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का दूसरा नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, यह है एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलिन कहने का मतलब है ये जो ऑलमोस्ट सॉल्युबल टाइप का है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट इजीली नहीं करेंगे। और अदर ग्लोब्यूलिन्स में आपके जितने प्रकार के एंजाइम्स हैं वो सभी आ जाएंगे जो हमारे सेल में है। जब सेल डेड होता है ना, या सेल में किसी एंजाइम का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गया तो निकल के कहां आएगा? ब्लड में ही आएगा। तो वो सारी चीजें और भी इफेक्टर प्रोटीन्स हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, वो सभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोब्यूलिन। अब है एल्ब्यूमिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन का ये हो चुका है, इसको मिटाएं, स्पेस कम है। हाँ बोलिए। ये आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला पार्ट है। उसमें देखिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और प्लाज्मा है। तो हम लोग पहले प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आएंगे। हाँ, इसका जरूरत अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो आगे आपको जरूरत पड़ेगा ही, वहां पे यही इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगा। इतना डिटेल का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना तो चाहिए। यहां तक में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया ऐसा लग रहा है? हाँ, तो बायोमॉलिक्यूल्स आपको एक चैप्टर है वो पढ़ना है ना। हाँ, तो इसीलिए देखिए, जब कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसका कहीं पे तो रेफरेंस रहेगा ना, वो कहां से आया, क्या इंपॉर्टेंस उसका है। तो ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में कहां पर किस तरीके से सोर्स आउट होते हैं, हमारे सोर्स क्या होंगे? ब्लड है। इसीलिए इसके बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता। अब है एल्ब्यूमिन, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट्स फैट्स, पहला काम है। और दूसरा है बैलेंसेस नेगेटिव चार्ज, सॉरी, बैलेंसेस पॉजिटिव चार्जेस। क्योंकि देखिए हमारा ब्लड क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
कभी भी ब्लड में चार्ज आप अगर चेक करने की कोशिश कीजिएगा, इट विल बी कमिंग डाउन टू 0, जिसमें चार्ज नहीं होता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, आपको इतने सारे पॉजिटिव आयंस दिख रहे हैं, कोई तो होगा जो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आप देखें डिहाइड्रेशन के केस में क्लोराइड आयन निकल गया, तो वैसे स्थिति में फिर ब्लड का चार्ज बढ़ने लगेगा पॉजिटिव वाला, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन काम करेगा? तो वैसे स्थिति में बॉडी थोड़ा एल्ब्यूमिन बढ़ाने लगता है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसलिए उन पॉजिटिव चार्जेस को ये नेगेटिव चार्ज कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। दिस इज ऑल अबाउट एल्ब्यूमिन। तो बहुत ज्यादा डिटेल हम कर भी नहीं रहे। दिस आर अबाउट द प्रोटीन्स। अब है फैट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे बॉडी में जैसे हम लोग मोटे हो जाते हैं तो क्या जमा होता है एक्चुअली? क्या वो मसल जमा होता है? नहीं, इट इज द फैट्स। तो उन फैट्स को भी हमारे सेल्स तक, फैटी टिश्यूज, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट्स, है ना, एडिपोस टिश्यू, उन एडिपोस टिश्यू तक लेकर कौन आता है? ब्लड। और ब्लड में उनको ढोकर कौन लाता है? दिस एल्ब्यूमिन। तो यहां से हम लोग तीसरा पार्ट जो है हमारे प्लाज्मा का, वो है फैट्स एंड लिपिड्स। इनको देखें, लिपिड्स चले जाते हैं टू द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो हमारा इधर ध्यान दीजिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल जब पड़े होंगे उसमें आपको मिले होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड, है ना। तो वो लिपिड उसे कहां मिलेगा? यहीं से। अब लिपिड किसको कहते हैं ये पता है? आप लोग जितने तरह की सब्जियां बनाकर घर में खाए होंगे या मिलता होगा खाने के लिए, किसमें पकता है? तेल में ही पकता है। ऑल द ऑयल्स आर लिपिड्स। तो लिपिड को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? दीज आर द फैट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो हो गए एक तरह के फैट्स ही, लेकिन वो चूंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है इसलिए उन्हें लिपिड कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे प्लाज्मा में लिपिड भी रहते हैं और फैट्स भी रहते हैं, और लिपिड्स का यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में। अगर आप लोग का डिस्कशन खत्म हो चुका हो तो इस तरफ ध्यान दें। तो लिपिड्स एक्चुअली आकर चले आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, और फैट्स इनको स्टोर कर लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। जब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तब उन्हें ब्रेक करके, है ना, उनसे एनर्जी लिया जाएगा। तो ये फैट्स एंड लिपिड्स ये भी हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में रहता है। नाउ द नंबर 4, न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे डीएनए और आरएनए मैन्युफैक्चर के लिए जरूरी है, डीएनए एंड आरएनए मेकिंग। तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, और ये हैं बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मैटर के 4 मेजर कंपोनेंट्स जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा। अब आते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोग पहला लेते हैं आरबीसी। ये है रेड ब्लड सेल्स। यहां तक हो चुका? कोई डाउट इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। आरबीसी, इसका पहले देखिए शेप। डंबल देखते हैं ना कैसा होता है? इस तरह का दिखता है। तो बहुत हद तक इतना फैला हुआ नहीं, ये हिस्सा इतना फैला हुआ नहीं रहता। इस तरह का होता है आरबीसी। अगर आप इमेजिन करें कि एक ऐसा फुटबॉल है ना, जिसका हवा निकल चुका है, तो उस पर अगर किक मारेंगे तो दब जाएगा। तो दबेगा तो किसी किनारे के तरफ से फैलेगा ना, ठीक है।
तो फुटबॉल को अगर बीच से दबा दीजिए तो क्या होगा, किनारे से फैला हुआ रहेगा, तो कैसा शेप लगेगा? अगर उसे ऐसे करके देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये डिस्क शेप का है, लगेगा ना, सर्कुलर लगेगा। और ऊपर से देखेंगे तो आपको इसमें गड्ढा नजर आएगा, डिप्रेशन नजर आएगा, ठीक है। तो ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम लोग डोनट शेप भी कहते हैं। ये वन वर्ड एक्सप्लेनेशन है, और समझने के लिए, आम भाषा में समझने के लिए इसे कहते हैं सर्कुलर बाई कॉन्केव। देख ही रहे हैं, ये चारों तरफ से ऐसा है तो सर्कुलर हो गया, और ऊपर से भी दबा हुआ है, एक तरफ से कॉन्केव हो गया, नीचे से भी दबा हुआ है, दूसरा तरफ से कॉन्केव हो गया, इसीलिए इसे सर्कुलर बाई कॉन्केव कहते हैं। दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। एक यूकैरियोटिक सेल है, राइट। तो नॉर्मली किसी यूकैरियोटिक सेल में हम उम्मीद क्या करते हैं, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे। ये अनोखा सेल है, इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है। तो एनिमल वर्ल्ड में दिस इज द ओनली सेल दैट हैज नो न्यूक्लियस एंड स्टिल इट इज अलाइव। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर न्यूक्लियस डैमेज हो गया, निकल गया, तो सेल विल डाई। दिस इज एन एग्जांपल दैट सेज कि अगर न्यूक्लियस नहीं भी हो तो सेल जिंदा रह सकता है। अब हम इसको थोड़ा बदल दें, हम इस सेल में, आरबीसी में न्यूक्लियस रख देते और उसका एंटायर साइटोप्लाज्म सक आउट कर लेते। आपको क्या लगता है, क्या ये जिंदा रहता? नहीं जिंदा रह सकता। रीजन क्या है पता है? हम लोग इसका जो साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, एक्चुअली वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है ना। और प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन क्या करते हैं, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ लाइफ, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, आई मीन इसी में लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो इसमें लिविंग पार्ट के नाम पे प्रोटोप्लाज्म रह गया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एलिमिनेट हो गया, सो दैट इज द रीजन इट इज स्टिल अलाइव, ये जिंदा है, ठीक। तो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इट हैज नो ऑर्गेनेल्स, इवन द न्यूक्लियस ऑल्सो। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, बट हैज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो अपीयरेंस है, जो दिखता है माइक्रोस्कोप में, वो रेड कलर दिखता है। तो जाहिर सा बात है, कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म में होगा जिस वजह से रेड कलर दिखता है। एंड द क्रेडिट गोज टू ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, इसे कहते हैं हीम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट इज रेड कलर्ड ड्यू टू hemoglobin present in its cytoplasm. उस साइड बिठा दें, इधर हो चुका। प्लाज्मा के पार्ट्स ऑर्गेनिक वाले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। जिन चीजों को आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, यू विल बी नो टू सरप्राइज कि ये हम लोग को 9th में ही पढ़ना था। आप लोग कभी एस चांद की बुक ट्राई किए? एस चांद की बुक ट्राई किए? उसमें देखें, उसमें ये सब 9th स्टैंडर्ड में ही लिखा हुआ है, जो आपको हम 11th में बता रहे हैं। तो आप सोचिए, जिसे हाई स्टैंडर्ड कर रहे हैं
वो ऑलरेडी पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। नाइन्थ में टिश्यू था पढ़ने के लिए, टिश्यू था ना, टिश्यू में एनिमल टिश्यू था ना, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू था ना, कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था कि नहीं था ना। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है। एनसीआर की बुक नहीं पढ़े हैं तो कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, थोड़ा ज्यादा जानना क्या बुरा है? उसको बाउंस नहीं करने देने के लिए क्या करना होगा? रिवीजन। ऐसा नहीं है कि घर जाने के बाद किताब कहीं हम कहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां बोर्ड पे तो मिल गया ना, बोर्ड पे मिल गया, तो इसको अपने पास एडेड एडवांटेज के रूप में रखिए, तभी तो आप पढ़ने आ रहे हैं। नहीं तो औरों में और आप में क्या अंतर रहेगा? दिस आर द थिंग्स चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जब इसका नीट का क्वेश्चन देखेंगे उसमें प्रोटोकॉल बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 5% क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। और यही सारे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, ये औरों से आपको अलग करता है। 95% तो ऐसे भी आपके किताब में है, वो तो ऐसे भी आप पढ़ेंगे, ये एडेड इंफॉर्मेशन के रूप में रखें। अच्छा, कितने लोग हैंड रेज कीजिए, कितने लोग को इतना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए? इतना इंफॉर्मेशन कितने लोग को नहीं चाहिए? 2 लोग को, 3 लोग को नहीं चाहिए और 4 लोग को चाहिए, तो आप लोग वोटिंग में हार गए। अच्छा ठीक, वोटिंग करने के पहले कम से कम ग्रुपिंग तो कर लेते नहीं? उनसे पूछ कर देखिए। देखिए बहुत सारी चीजें, बात सुनिए, पहले बात नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोग नए, पहली बार नए तरीके से पढ़ते हैं, है ना, और आपको ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है। दीज आर द बेसिक्स, दीज आर द फंडामेंटल्स, लेट मी टेल यू। नहीं, हमको जो पढ़ाना है सो पढ़ाएंगे, वो से काम नहीं चलेगा ना, आप नहीं कोऑपरेट करेंगे तो। देखिए टीचिंग इज ए बाय वे प्रोसेस, हम पढ़ाएं आपको नहीं पता चले फिर फायदा नहीं। नहीं आएगा तो हम लोग है ना, फिर उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसी के लिए तो टीचर होते हैं। हाँ, हो गया। ये न्यूक्लियोटाइड्स था, NUCLEOTIDES, न्यूक्लियोटाइड्स। फोन को साइलेंट मोड में कर दीजिए और बैग में डाल दीजिए, ताकि आपको दोबारा देखने का मन नहीं करे। बैग में डाल दीजिए। हाँ, क्लास के दौरान हाँ देखना भी नहीं है। टाइम टाइम हमको दिखाई दे रहा है, वहां पे खत्म हो जाएगा तो हम खुद निकल जाएंगे। तो फिर पढ़ने के दौरान टाइम का क्या जरूरत है? और बताइए, जैसे ही सर जाएंगे 9:30 बज जाएगा, राइट? देर इज नो रीजन दैट यू विल बी टेकिंग ऑफ द टाइम व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑल, राइट? खैर, ये मिटाएं। नहीं, ये आरबीसी का शेप है, इसको डंबल से कंपेयर कर रहे थे, इसे कहा जाता है डंबल शेप का है, लेकिन डंबल में ये हैंडल वाला पोर्शन थोड़ा लंबा होता है, इसमें ये चीज
इसीलिए इसे डंबल शेप भी कहते हैं, है ना। एक्चुअली में डंबल थोड़ा इस तरह का होता है, लेकिन उसमें हैंडल एज सच नहीं होता, ये बीच में थोड़ा सा अंदर की ओर दबा हुआ रहता है, और इसलिए बेटर वे में इसे कहा जाता है डोनट शेप। और डोनट शेप को आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग कहते हैं ये सर्कुलर बाइकॉन्केव है, यानी डोनट शेप नाम है इसका, डोनट नाम है इसका। इसका मतलब होता है सर्कुलर बाइकॉन्केव, यानी लैटरली देखिएगा, लैटरल मतलब साइड से देखिएगा तो ये सर्कुलर नजर आएगा, और टॉप और बॉटम व्यू लीजिएगा, जब ऊपर से और नीचे से देखिएगा तो आपको लगेगा सेमी सर्कुलर, है ना, अर्धचंद्राकार, सेमी लूनर। तो इसीलिए बाइकॉन्केव और सर्कुलर इसे कहा जाता है। दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी, राइट। अब एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मली HEMOGLOBIN हीमोग्लोबिन लिखा जाता है, लेकिन बहुत सारा जगह पे HEMOGLOBIN हीमोग्लोबिन भी लिखा रहता है। तो बोथ वे इट इज सेम। हम लोग अपना चीज आसान करने के लिए इसे HB से इंडिकेट करेंगे। तो फर्दर हम लोग जब भी हीमोग्लोबिन को इंफर करेंगे, है ना, रेफरेंस देंगे, HB करके लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है? इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। और है क्या? पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 molecules of oxygen are transported, and same for carbon dioxide। यानी हीमोग्लोबिन की विशेषता क्या है? एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और जब ये ऑक्सीजन को लाद कर कहीं जा लाएगा, खाली हो जाएगा, वहां से वापस खाली हाथ नहीं आता, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता। ध्यान कहां था जब हम बोल रहे थे? तो ध्यान लगा के रखिए। क्लासरूम में जब है, यू मस्ट बी 100% ऑन द बोर्ड। ये नहीं कि कुछ और सोचते रहें। इतना कैजुअल अप्रोच रखिएगा तो आप अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन पाएंगे। और हंस रहे हैं, हम आपकी तारीफ नहीं किए, इट इज अ कमेंट ऑन यू, सो बिहेव। अब देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन कहां रहता है? ये आरबीसी के अंदर रहता है, राइट। आरबीसी के किस हिस्से में रहता है? उसके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व प्रोटीन के रूप में रहता है। अब है क्या? एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करके कब ले जाएगा? किधर से किधर? जो वो लंग्स से होते हुए, यानी ब्लड फ्लो जब लंग्स से बॉडी की तरफ होगा, उस समय वो लंग्स में से ऑक्सीजन को लेगा और एंटायर बॉडी सेल्स की ओर ले जाएगा। जो वो बॉडी सेल्स की तरफ से गुजर रहा होगा, जब वो बॉडी सेल्स के तरफ से गुजर रहा होगा, तो वो ऑक्सीजन को सेल्स में डिलीवर करेगा, क्योंकि सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है। ये आप देखे होंगे जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, है ना, वहां पे ऑक्सीजन एक एंड से दूसरे एंड की ओर क्यों जाता है? बिकॉज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफर करता है ना। ब्लड में जब वो लंग्स के तरफ से आ रहा है ब्लड, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहता है, 95 यूनिट रहता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेल में रहता है 40 यूनिट, है ना। 40 लिखा हुआ होगा, जो चार्ट है देखे होंगे, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो कहां 95, कहां 40? तो डेलिबरेटली ऑक्सीजन किधर से किधर आएगा? जहां ज्यादा है, यानी ब्लड में, और किधर आ जाएगा? जहां सेल में। अब सेल में जब ऑक्सीजन चला गया,
तो उतना एरिया, उतना स्पेस हीमोग्लोबिन का फ्री हो गया। नाउ आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात, तो सेल में मिलेगा आपको 45 और ब्लड में मिलेगा 40। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है तो। इसलिए क्या होगा, सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ब्लड में आएगा। ब्लड में आएगा तो खाली जगह जहां पे है हीमोग्लोबिन का, वो एरिया जो ऑक्सीजन डिलीवर कर चुका, नाउ इट इज एम्प्टी, इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्पेशल पार्ट जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके होंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि ऑक्सीजन कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्डिंग नहीं करता, यानी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाने के पीछे रीजन क्या है? अगर ऐसा होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ परमानेंट फिक्सिंग। तो बगल में अगर सामने वाले टिश्यू को अगर ऑक्सीजन की जरूरत भी रहेगी, इट विल नॉट डिलीवर टू इट, ये यही पकड़ा हुआ रह जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये उसके साथ जस्ट अटैच होता है, एडहेयर करता है, और इस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो उसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन समथिंग एल्स, वो अलग चीज है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ आता है कांटेक्ट में, तो वो दोनों रिएक्शन कर जाते हैं और तब बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि मेट हीमोग्लोबिन कहलाता है। और हीमोग्लोबिन का वो डेड एंड है, वो बेकार हो गया। अब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसी का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। अब हमें हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और जानना है, जस्ट वन सेंटेंस। वो है क्या, हीमोग्लोबिन इज ए हीम प्रोटीन। देखिए, इसका यहां पे इंट्रोडक्शन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 12th में एक चैप्टर है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका 12th का सबसे मेजर यूनिट में आता है। इट इज यूनिट नंबर 2, जिसे आप जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, मेंडलिज्म वगैरह है उसी में। उसमें भी एक डिजीज है, उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। और जब तक आप हीमोग्लोबिन के नॉर्मल चेन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं जानेंगे, 12th में उसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए यहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। है क्या, हीमोग्लोबिन जो है, इसके बारे में कहते हैं इट इज ए हीम प्रोटीन। हाँ, हमसे एक गलती हुआ, वो ये है क्या कि हमको पहले बताना चाहिए था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप इंपॉर्टेंस जानेंगे तब आप इसको इंटरेस्ट लेंगे। हम पहले ही आपको बताना शुरू किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। आई बेग फॉर माई मिस्टेक। एनीवे, सो इट इज ए हीम प्रोटीन। और इसमें जो हीम प्रोटीन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, अल्फा एंड बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन के फॉर्म में। और अल्फा चेन होता है 2 और बीटा चेन होता है 2। तो ऑल टुगेदर एक हीमोग्लोबिन में कितने यूनिट प्रोटीन आ गए? 4। ठीक है, तो ये जो एक यूनिट बनाता है, ये यूनिट होता है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा मिलके हीमोग्लोबिन का एक यूनिट बनाया, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा 2 बीटा। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं हेटेरो डाइमर। दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज ए हेटेरो डाइमर प्रोटीन। ठीक है, डाइमर मतलब हो गया डबल, और हेटेरो इसलिए क्योंकि इसका जो यूनिट है वो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, एक अल्फा है एक बीटा है, इसीलिए हेटेरोडाइमर प्रोटीन का। तो हर एक में एक हीम पॉकेट होता है, और उस हीम पॉकेट को बनाता है आयरन, Fe2+ स्टेट में। ठीक है, Fe3+ में नहीं जाता, Fe2+ स्टेट में रहता है। और Fe2+ स्टेट में वो ऑक्सीजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जस्ट अटैच होता है। तो देखिए, इसके पास 4 यूनिट्स हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, हर एक में एक एक हीम पॉकेट। टोटल पॉकेट्स कितने हो गए? 4। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन या खाली होने पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और एक चीज है, इसका ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम।
So I can remove this part. So this is all about importance of RBC. अब इसके कुछ और खास बातें. नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ये आता है अराउंड 2.5 to 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. इससे इमेजिन कर सकते हैं इसका नंबर कितना ज्यादा होगा एक एवरेज ह्यूमन में जिसमें 5 लीटर ब्लड होता है. 1 माइक्रोलीटर होता है 1 मिलीलीटर का 1000वां हिस्सा. तो इमेजिन कर सकते हैं ये कितना छोटा वॉल्यूम होगा. और 1 मिलीलीटर को आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ड्रॉप ब्लड होगा ना, उसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर होगा. तो उस एक ड्रॉप ब्लड को अगर 1000 टुकड़ा करेंगे तब आएगा 1 माइक्रोलीटर. और उस एक टुकड़े में आपको 2.5 से 4.5 यानी 25 लाख से 45 लाख आरबीसी मिलेंगे उस एक ड्रॉप के 1000वें हिस्से में. तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं 5 लीटर की जब बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी एक ह्यूमन बॉडी में कितना हो जाएगा. ठीक है. नाउ ये जो आरबीसी है एक और फंक्शन करता है, वो है क्या, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन करता है. यानी अपने जैसा कौन है और अपने जैसा कौन नहीं. और ये चीज पता चलता है ह्यूमन के ब्लड ग्रुप से. और ब्लड ग्रुप इज रिलेटेड टू आरबीसी. तो चूंकि आरबीसी से रिलेटेड है इसलिए हम लोग यहां पे देखेंगे ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन. यहां तक हो गया. अब देखिए ह्यूमन के जो ब्लड ग्रुप हैं ये 2 टाइप के होते हैं. पहला है ए बी ओ टाइप और दूसरा है आर एच टाइप. और ये ए बी ओ ये जो देख रहे हैं और आर एच देख रहे हैं ये हैं क्या एक्चुअली में, दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ आरबीसी. यह मेम्ब्रेन कहा गया है, इसका मतलब ही है प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ आरबीसी. सॉरी, तो ए बी ओ है ना और आर एच ये जो आप देख रहे हैं ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स. खास बात क्या है, ये सिंपल या नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं है, ये डेराइव प्रोटीन्स है, मतलब ये मॉडिफाइड है. ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं. मतलब क्या है, ग्लाइको मीन्स शुगर, राइट. तो इस पर शुगर के छोटे छोटे चेन्स रहते हैं और हर एक पे जैसे ए प्रोटीन हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, आर एच हो गया, इन पे अलग अलग टाइप के है ना शुगर के यूनिट्स जुड़े हुए होंगे. सो the membrane proteins especially A, B, O, RH are actually
ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको हो गया शुगर यूनिट और प्रोटीन प्रोटीन, यानी इन प्रोटीन्स पे शुगर यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं। वो जो आप उस समय पूछ रहे थे ना कि इसमें मिनरल्स का क्या काम है, वो सॉल्ट है ना, तो खून पीजिएगा तो आपको सॉल्ट महसूस होगा। तो इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं, खून पीना, लाइक द मॉस्किटोस? एनीवे, द ABO ग्रुपिंग, पहले इसको देखें उसके बाद आरिश टाइप देखेंगे हम लोग, है ना। शुरू भी तो देर से हुआ है, 5 मिनट्स। ABO ग्रुपिंग जो होता है, एक मिनट, ABO ग्रुपिंग जो होता है, इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि आरबीसी पे या तो ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप प्रोटीन, जिन्हें एक चीज और, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इन्हें हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, दे आर, ये चीज जरूरी है, दे आर एक्चुअली एंटीजेंस। इन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन क्या हो गए, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे प्रोटीन्स जो एंटीबॉडी डेवलप करवा सकते हैं, यानी जिनके अगेंस्ट में एंटी, उनके खिलाफ प्रोटीन्स बनते हैं, उन्हें एंटीजेंस कहते हैं। तो जिनके खिलाफ प्रोटीन बन सकते हैं उन्हें एंटीजन कहेंगे। सिंस दीज आर दोज, इसलिए ये सरफेस एंटीजेंस कहलाते हैं। बेसिकली इनको स्पेशली कहा जाता है सरफेस एंटीजेंस। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग टाइप जो होता है, इसमें हम लोग एक्चुअली पता करते हैं व्हाट काइंड ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट ओवर द आरबीसी सरफेस। सो इट इज ए मेथड टू फाइंड आउट द सरफेस एंटीजेंस, यानी ABO, RH etc. of the RBC. In ABO type, there are 4 kinds of surface antigens. देखिए, जैसे यहां बताया गया कि हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ABO टाइप में, है ना, वो सरफेस एंटीजेंस के रूप में आ रहे हैं। RH का अलग तरीके से देखते हैं। तो हमारे ABO टाइप में 4 तरह के सरफेस एंटीजन, यानी 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो हम लोग एक टेबल फॉर्म करते हैं, ये है ब्लड ग्रुप्स और यहां एंटीजेंस। तो अगर ब्लड ग्रुप A है
तो उस पे एंटीजन क्या होगा? ए। ठीक है। सेकेंड, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उस पर एंटीजन होगा बी। तीसरा टाइप है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस पर एंटीजन होगा ए एंड बी बोथ। और फोर्थ है ओ, तो इसमें एंटीजन होगा नील। नील, इस पे एंटीजन नहीं है। उसके पीछे रीजन है, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इस टेबल को यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। राइट, नाउ वीडियो पॉज कर दीजिए।